तो लास्ट डे हम साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे थे और जैसा मैंने बताया हम डेफिनेशन लिख चुके थे, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल लिख चुके थे, संरचना लिख चुके थे और तुमने सीखा है साइक्लोट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो क्या था हल्का मैं एक बार और आइडिया करा देता हूँ तुम्हें। इसमें दो धातु के खोखले बर्तन होते हैं। ठीक है, धातु के दो खोखले बर्तन होते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, डीज बोलते थे। क्लियर है। और इसमें आवेशित कण वृत्तीय गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है यहाँ पर, ध्यान है ना, कल पढ़ा हमने। और नीचे एस, तो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक विद्युत क्षेत्र भी होता है। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की खासियत क्या थी, ये बहुत उच्च आवृत्ति का स्रोत था और वोल्टता इसकी ठीक ठाक थी, है ना। इस स्रोत की आवृत्ति कितनी थी, 10⁻⁴ और वोल्टेज 10⁴ वोल्ट। और इस जो प्रत्यावर्ती स्रोत है इसका नाम क्या रखा था हमने, प्रत्यावर्ती रेडियो ध्रुवीय। याद आ गया। तो ये विद्युत क्षेत्र तो उस आवेशित कण को लगातार उसकी ऊर्जा बढ़ाता रहता है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी गति बढ़ाता रहता है। क्लियर। और लास्ट डे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे थ्योरेटिकली कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेशित कण जब डी से बाहर आएगा तब इसकी जो अधिकतम ऊर्जा होगी वो जाएगी 2N/Q_d। याद आया क्या? क्योंकि हमने ये सीखा कि एक चक्र में अगर कोई आवेशित कण डीज में एक चक्र लगाता है तो एक चक्र लगाने से उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो 2Q_v होती है। और हमने ये मान लिया कि वो अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने से पहले डीज के अंदर n चक्र लगाता है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमने देख लिया था पहले। आज हम चलते हैं इससे आगे जो है गणितीय विवेचना के अंदर। तो वो तो हमने थ्योरेटिकली एनर्जी निकाल ली थी, अब हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन टाइप की चीजें करेंगे, तब देखते हैं। तो तुम जानते हो क्या, तो देखो यदि साइक्लोट्रॉन यदि टेस्ट करना है हाँ, तो देखो भाई इसको बंद कर दो एक बार फैन को। इसको रफ कर देते हैं। तो देखो यदि ये विवेचना के अंदर लिख रहे हो तुम, ठीक है, यदि Q आवेश का कण साइक्लोट्रॉन, यदि Q आवेश का कण साइक्लोट्रॉन में परिक्रमण कर रहा हो तब, ध्यान से देखो, जब ये परिक्रमण यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक होता है अभिकेंद्रीय बल, है ना, तब इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्रदान होता है, लोरेंज बल। ठीक है, तो तब वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है, लोरेंज बल से प्राप्त होता है। ये तो पता ही है हमें, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अर्थात अभिकेंद्रीय बल तो होता है mv²/r, ठीक है, और लोरेंज बल होता है qvb sin थीटा। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम यहाँ से
त्रिज्या भी निकाल सकते हैं और वेग भी। क्लियर? तो देखो अब आवेशित कण का वेग निकालते हैं। तो बताओ sin 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, वेग निकालते हैं तो v से v कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ गया भाई, क्यू बी अपॉन क्यू बी आर तो जाएगा अपॉन, सही है। ये आ गया साइक्लोट्रॉन में घूम रहे आवेशित कण का वेग, यानी कि वो इस वेग से घूम रहा है। एक बात समझ में आई का? बोलो। ठीक है। मैं दूसरा, आवेश के वृत्तीय गति कर रहा है, आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तो आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या निकाल दो स्मॉल आर, तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू Vm अपॉन क्लियर, ये उसकी त्रिज्या हो गई। बोलो सही है यहां तक? बोलो। अच्छा, दो बातें हो गई। अब निकालते हैं हम उसका आवर्तकाल। ठीक, घूम रहा है ना आवर्तकाल, तो एक बार इतना नोट करो, फिर आवर्तकाल पर आते हैं, या चलो इधर निकाल लेते हैं, बाद में नोट करना। आवेश की वृत्तीय गति, आवेश की वृत्तीय गति का आवर्तकाल, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। भाई आवर्तकाल क्या होता है, एक प्रकार का समय, और समय बराबर दूरी बटे 4, तो एक चक्र में कितनी दूरी तय कर लेगा आवेश, अपनी परिधि के बराबर 2 पाई r, और चाल उसकी v है, तो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या है, 2b r अपॉन m, r से r हो गया कैंसिल, तो t इक्वल टू आ गया कितना, t बाई 2, और r से r कैंसिल, m पाई अपॉन q। क्लियर? तो ये क्या है, एक डीज को पार करने में लगा समय, क्योंकि t तो होगा जो कैपिटल T है, वो तो हो गया दोनों डीज को पार करने में लगा समय, और t बाई 2 एक डीज को पार करने में, समझ रहे हो ना, दो। तो क्या लिखोगे, यह है एक डीज को पार करने में लगा समय। क्लियर? और दोनों डीजों के लिए 3 हो जाएगा, सिंपल। तो एक बार जरा इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। डन। तो ये तो हो गया एक डीज में आवर्तकाल कह सकते हो, या पार करने में लगा समय, और पूरे डीज के लिए इसका दोगुना हो जाएगा। क्यों? अरे बोलते नहीं हो क्या? तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों डीज को पार करने में लगा समय, इसका दोगुना, तो t इक्वल टू 2m पाई अपॉन q। ओके, यहाँ तक पिक्चर क्लियर? अब तो हमने डीज में परिक्रमण कर रहे आवेशित कण का वेग ज्ञात कर लिया है, त्रिज्या ज्ञात कर ली है, आवर्तकाल ज्ञात कर लिया है। अब चलते हैं आवर्ती की ओर। आवर्ती तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। तो डीज में आवेशित
कण की आवर्ती। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, निकाल ही दोगे। आवर्ती कितनी होती है, आवर्तकाल का उल्टा, तो F इक्वल टू 1/3, यानी कि उसको उल्टा कर दीजिए, तो QB/, ये हो गई आवर्ती। अब निकालते हैं ऊर्जा, ठीक है। कोणीय आवर्ती निकाल रहे हो, चलो कोणीय आवर्ती निकाल लो। कण की कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती क्या होती है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक है। ये तो होती है ओमेगा इक्वल टू 2πf, और f की वैल्यू कितनी है, QB/2m π, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, QB/m। क्लियर हो गई ना एक बात। अब जरा हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं आवर्ती अथवा कोणीय आवर्ती के सूत्र से स्पष्ट है कि आवर्ती या कोणीय आवर्ती कह लो, ये अवशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करती। ये बात में याद रखनी है, पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आवर्ती अवशित कण के वेग पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो हमें याद रखना है वेग पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो तुमने लिखा सूत्र से स्पष्ट है कि, सूत्र से स्पष्ट है कि आवर्ती या कोणीय आवर्ती कण के वेग v पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। पूछ लेते हैं एक नंबर में इस बात को। डन। नेक्स्ट में निकालने वाले हैं अब हम इसकी ऊर्जा, या कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे इसकी हम ऊर्जा, नोट करो तब तक। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, ठीक। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा की। नेक्स्ट, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, हाफ mv², ठीक है भाई। तो k इक्वल टू हाफ m, और v अभी तुमने निकाला, ये कण का वेग कितना है, QB r/m। ये देख लो एक बार ढंग से। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, हाफ QB r। डन। तुम्हारी गतिज ऊर्जा। चलो देखते हैं अब क्या करेंगे। एक गतिज ऊर्जा तो ये आ गई, और एक गतिज ऊर्जा निकाल ली थी हमने स्टार्टिंग में, सॉरी हाँ, mv² है ना, ये Q² b² r²/m। तो देखो एक गतिज ऊर्जा तो आ गई हमारी ये, ठीक है। और एक गतिज ऊर्जा तुम्हारे याद हो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, जो विद्युत क्षेत्र से मिली थी। विद्युत क्षेत्र से कितनी मिली थी, 2n QV। v वहां पर विभव था, ना कि वेग। तो ये और वो दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अरे बोलो। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। ये तो हो गई कण की गतिज ऊर्जा, कब, जब वो कण r त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा होगा। लेकिन कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, जब वो ठीक निकलने वाला होगा। और जब वो ठीक निकलने वाला होगा तब उसकी जो त्रिज्या है कितनी हो जाएगी। बात सुनो, जैसे मान के चलो ये डीज है, ये डीज हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है।
ये कण ऐसे गति करता है, यूं करता है इस टाइप में। तो ये तो आर हो गई, मान के चलो ये भी आर हो सकती है, या ये आर हो सकती है, या ये हर वृत्त की त्रिज्या हो सकती है। लेकिन कण जब अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो बाहर निकल जाएगा, और बाहर जब यहाँ निकलेगा तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, जितनी त्रिज्या डीज की है। अरे जितनी त्रिज्या डीज की है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब कण अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तब उस समय उसका जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो भाई? कोई मान के चलो हमारा जो रूम है ये अब तो है घनाकार, घनाकार ना होकर ये ऐसा हो, गोल भी नहीं बोल सकते हैं, चलो गोल ही बोल लो। तो इसमें कोई भी कण अधिकतम कितनी त्रिज्या के वृत्त में घूम सकता है, जितनी इसकी त्रिज्या है। समझ रहे हो? समझ, जितनी इसकी त्रिज्या। ऐसे ही जब ये बाहर निकलेगा तो उस समय यहाँ से तो निकलेगा और इसकी त्रिज्या कितनी हो चुकी होगी, जितनी डीज की। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गई आवश्यक कण की गतिज ऊर्जा। कब? जब उसकी त्रिज्या r थी। तो आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा का मीनिंग क्या है भाई? डीज से निकलने, डीज से निकलने के ठीक पहले की ऊर्जा। सही है? डीज से निकलने से ठीक पहले की ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए क्या करोगे, स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल आर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अतः अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, के मैक्स इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। समझ में आई बात यहाँ तक? ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात, अब देखो ये तो हो गई सारी चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊर्जा, प्राप्त की गई अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाए, कितनी थी वो, K इक्वल टू मैक्स क्या था अधिकतम 2n क्यू वी। ठीक है? अब समीकरण एक व दो से दोनों ही गतिज ऊर्जा है, ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा और ये गतिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, तो समान होनी चाहिए। तो तुमने क्या लिखा, 2n QV इज इक्वल टू वो सारी वैल्यू 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? एक Q से एक Q कैंसिल होता है बस। और n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू बताओ 1/4 है ना? अच्छा जी, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम तो है ही, इधर से एन वी, एन का मान निकाल रहे हो ना, तो एम तो है ही और एम वी। तो कहने का मीनिंग ये क्या है, ये उन चक्रों की संख्या है जिनके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाए गए चक्रों की अधिकतम संख्या। ठीक है?
तो क्या है ये? इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन गलत बोल गया, आवेश। तो यह आवेश के द्वारा डीज के भीतर लगाए गए चक्रों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, नोट कर लो। तो एन का मीनिंग तो समझ में आ गया ना तुम्हारे? क्या है? डीज के भीतर लगाए गए चक्रों की अधिकतम संख्या, या ऐसा भी कह सकते हो इतने चक्र लगाने के बाद जो आवेशित कण है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। पेपर में ये भी आ सकता है, फिर साइक्लोट्रॉन की परिभाषा पूछ लेगा, सिद्धांत पूछ लेगा और कह देगा कि आवेशित कण के द्वारा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगाए गए चक्रों की संख्या क्या, व्यंजक प्राप्त करो। तो भी ये कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा n पूछ सकता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र निकलवा सकता है। भाई व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक तो तुम्हें ये इक्वेशन चाहिए, ये थ्योरेटिकली लिख देना ऐसे ही, विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त ऊर्जा है। लेकिन जैसे तुम गतिज ऊर्जा निकालना चाह रहे हो तो गतिज ऊर्जा के लिए वेग का होना जरूरी है, तो तुम्हें वेग का सूत्र निकालना पड़ेगा। मतलब जिसकी जरूरत है वो। बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, आवृत्ति वगैरह की बात कर रहे हैं भी हमने की है, लेकिन पेपर में नहीं कर। डन। तो ये तुम्हारा साइक्लोट्रॉन यहाँ पर फिनिश। ओके।